नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट जापान की तरफ से है। जापान की तरफ से भी भारत के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट को साथ मिलकर डेवलप करने के लिए बातचीत शुरू किया जा रहा है। दरअसल जापान अभी अपनी फ्यूचर फाइटर जेट के लिए यूके और इटली के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसे अभी GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहा जा रहा है। GCAP का ऑब्जेक्टिव एक एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करना है, जो फ्यूचर में इन देशों के एजिंग फाइटर जेट फ्लीट को रिप्लेस करने वाला है। इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर में होने वाला है और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से यूके, इटली और जापान इसमें ग्लोबल पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक देश के लिए एक फाइटर जेट के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना काफी मुश्किल और काफी कॉस्टली होने वाला है। खास करके अगर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के बाद उसे ज्यादा नंबर में ऑर्डर नहीं किया गया तो डेवलपमेंटल कॉस्ट को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अभी जापान की तरफ से भारत को इसमें शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि एक तो भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करने से फाइनेंशियली भारत इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और दूसरी बात यह कि भारत को नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी जरूरत पड़ रही है। तो इसके लिए जापान की तरफ से भारत को अप्रोच किया जा रहा है। फरवरी 2024 में जापानीज ऑफिशियल की टीम भारत की गश्त पर आई थी और इसी दौरान ही उन्होंने GCAP प्रोग्राम का एक डिटेल प्रेजेंटेशन को भारत को ऑफर किया गया था और भारत को ऑफिशियल इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। पता चला कि अभी भारत की तरफ से इस प्रपोजल को इवैल्यूएट किया जा रहा है। अब जैसे कि भारत का मेन ऑब्जेक्टिव अभी एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर फोकस करना है, तो उस वजह से अभी इसमें TOT और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर डिटेल इवैल्यूएशन किया जा रहा है, क्योंकि भारत किसी ऐसे प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद हमें बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह ऑफर नहीं किया जाए। तो अगर भारत के कंडीशन में जापान, यूके और इटली राजी होते हैं तो आगे चल के बात बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के DGPR की तरफ से, और ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान में DGPR का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन नहीं बल्कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इनकी तरफ से रिसेंटली जितने भी पोस्ट किए गए, चाहे वो वीडियो हो या फिर कोई भी नॉर्मल पोस्ट हो, सभी में भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक PR वीडियो पब्लिश किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से S-400 सिस्टम को अपना बताया जा रहा था और अपनी रॉकेट की जगह पर SpaceX की फाल्कन रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तो इन्होंने हद ही पार कर दिया, क्योंकि अभी इन्होंने एक नया PR वीडियो पब्लिश किया है जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की वेपन की ताकत को दिखाने के लिए इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की फुटेजेस का इस्तेमाल किया है और इसे अपना बताया है। अरे शर्म करो। वैसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की DGPR अकाउंट को हैंडल करने वाले जो लोग हैं या तो सूखा नशा करके ऐसे वीडियो बनाते हैं, बात तो सही है और उनको होश नहीं होता है कि वो कौन सा वीडियो कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसका वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इनमें एक पैदाइशी डिफेक्ट है जिसे हेलोजिनेशन कहते हैं, जिसमें इनको हर वो चीज अपना लगने लगता है जो भारत का होता है। जैसे कि ये कश्मीर को अपना बताते हैं, ठीक वैसे ही अब भारत के वेपन को भी अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार नहीं, जब बार बार किसी देश की PR टीम की तरफ से ऐसी गलती किया जाता है तो इसको हम गलती नहीं कह सकते। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो। क्योंकि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के DGPR हैं वो कोई आम इंसान तो नहीं है, उन्हें अच्छे तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स के हर वेपन के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। तो ऐसे में बार बार भारत के वेपन की वीडियोज को अपने वीडियोज में इस्तेमाल करके उसे अपना बताना सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफी नेगेटिव असर डालने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नए वीडियो में ब्रह्मोस का यूज न सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मिस इंटरप्रीट करता है, बल्कि इंडियन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को चुराकर उसे अपना नैरेटिव में फिट करने की एक इंटेंशनल प्रोपेगेंडा टैक्टिक को भी दिखाता है, जो कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है जहां पर पाकिस्तान विजुअली अपने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत के वेपन को मैच कर सकते हैं। लेकिन असल में जो वेपन वो अपने लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी वेपन भारत के ही होने वाले, यानी कि एक तरीके से वो भारत के वेपन को दिखाकर अपनी वीकनेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से प्रलय मिसाइल की एक और ऑर्डर को प्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। ये फैसला चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ती रीजनल टेंशन की वजह से लिया जा रहा है, जहां पर आर्मी अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही है। खासकर एनिमी के कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन हब्स और मेजर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रलय मिसाइल काफी सुटेबल ऑप्शन होने वाला है। प्रलय मिसाइल DRDO के द्वारा डेवलप किया गया क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 150
किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक हो सकता है और ये 800 केजी तक की वॉरेट को भी कैरी कर सकता है। इस मिसाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका लो अल्टीट्यूड और नॉन लीनियर ट्रैजेक्टरी होने वाला है, जो इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल बनाता है। ये मिसाइल स्पेशली रैपिड डिप्लॉयमेंट और प्रिसिजन स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया और बैटलफील्ड में क्विक रिस्पॉन्स और डिसिसिव इंपैक्ट को प्रोवाइड कर सकता है। प्रलय मिसाइल का डेवलपमेंट 2015 में स्टार्ट किया गया था और इनिशियली इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 332 करोड़ के आसपास सैंक्शन किया गया था। इनिशियली इसको डेवलप करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार जैसे मिसाइल से टेक्नोलॉजी को डिराइव किया गया था और इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर, एडवांस नेविगेशन सिस्टम और फ्यूज सिलिका एटम जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसका ट्विन लॉन्चर सिस्टम जो अशोक लेलैंड के 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर बेस्ड है 26 जनवरी 2025 की रिपब्लिक डे के पैरेड में भी डिस्प्ले किया गया था। सितंबर 2024 तक इंडियन आर्मी ने 120 और इंडियन एयरफोर्स ने 250 प्रलय मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस कर दिया था। सोर्सेज के मुताबिक अब आर्मी की तरफ से और भी बड़ी क्वांटिटी में इन मिसाइल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है ताकि इनको लार्जर स्केल में डिप्लॉय किया जा सके। ये मिसाइल भारत के आर्सेनल में एक जरूरी गैप को फिल करने वाले और ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को भारत को प्रोवाइड करने वाले, जिससे भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का वायोलेशन नहीं होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जंग जैसे हालात में अगर हमें पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई लड़ना पड़ता है तो टेक्निकली हमें अग्नि 5 जैसे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेजर टारगेट होने वाले, चाहे वो कोई भी मिलिट्री बेस हो जाए, एमुनिशन डिपो हो जाए, कम्युनिकेशन सेंटर हो जाए, वो हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद नहीं, जिस वजह से प्रलय मिसाइल को पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से एक आइडल मिसाइल माना जा रहा है, जो कि अग्नि सीरीज की मिसाइल के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन इफेक्टिव वेपन साबित होने वाला है। आज की अगली अपडेट इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान को लेकर है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन साइट, 85 मिसाइल और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर लिया जा रहा है, जिसका मेन मकसद इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी देना है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका 4th जनरेशन कैपेबल मैनपैड सिस्टम होने वाला है, जो कि डीआरडीओ ने अदानी डिफेंस और आइकम टेली जैसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये सिस्टम ड्रोन, हेलीकॉप्टर, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया और इसका रेंज 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक होने वाला है। इस मिसाइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका एडवांस इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम और मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि लो अल्टीट्यूड और लो थर्मल सिग्नेचर वाले टारगेट को भी एक्यूरेटली एंगेज करने की कैपेबिलिटी देता है। इस सिस्टम को शोल्डर लॉन्च या ट्राइपॉड माउंट से दोनों तरीके से फायर किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि सोल्जर इसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी, चाहे वो हाई अल्टीट्यूड हो या फिर कोस्टल टेरेन हो, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। 5 अक्टूबर 2024 को ही पोखरण फायर रेंज में इसकी एक सक्सेसफुल ट्रायल को कंप्लीट किया गया था, जहां पर इसने लो अल्टीट्यूड टारगेट को सक्सेसफुल इंटरसेप्ट कर लिया था, जिसके बाद इसको मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने की बात की गई थी और अभी फाइनली इसको खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम एक ऐसे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स की बीवीआर कैपेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर अभी 500 के आसपास एमराम मिसाइल मौजूद है, जिनको पाकिस्तान की तरफ से 2010 के आसपास एक्वायर किया गया था। ये मिसाइल पाकिस्तानी एयरफोर्स की F-16 फ्लीट की स्टैंडर्ड बीवीआर मिसाइल है और इनके बिना पाकिस्तान के F-16 के पास जो बीवीआर कैपेबिलिटी अभी मौजूद है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाले। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी JF-17 और J-10C जैसे चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन आज भी पाकिस्तान की तरफ से F-16 को एक मेन एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई डॉग फाइट के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से इन्हीं एमराम मिसाइल को दबाकर इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक मिसाइल अभिनंदन वर्धमान की MiG-21 को हिट किया था। लेकिन इन मिसाइल की परफॉर्मेंस और लाइबिलिटी काफी अच्छे होते हुए भी इनमें एक सीरियस प्रॉब्लम मौजूद है, और वो ये कि इनकी जो बेस लाइन सर्विस लाइफ होता है वो बस 10 साल के आसपास होता है, जिसके बाद इनकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर इनको अपग्रेड किया गया तो इनकी कॉस्ट जो होगा वो ओरिजिनल मिसाइल की कॉस्ट से लगभग 50% के आसपास हो सकता है। और उसके अलावा इनको अपग्रेड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन मिसाइल में एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि इनमें जो PEP एनहांस सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आमतौर पर मिसाइल को बेहतरीन परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वक्त के साथ साथ मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ डिग्रेड करने लगता है, और पाकिस्तान की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में, खास करके सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रोविंस में ऑपरेट होने की वजह से और भी जल्दी खराब
होने लगते हैं और इस वजह से अभी पाकिस्तान की तरफ से अपनी F-16 के लिए टर्किश ओरिजिन VVR मिसाइल को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको AMRAAM के बदले आगे चल के पाकिस्तान इस्तेमाल करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि टर्किश ओरिजिन मिसाइल रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में AMRAAM मिसाइल से काफ़ी पीछे रहने वाले हैं, जिस वजह से आगे चल के पाकिस्तान के F-16 की फायर पावर में हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलने वाला है, जिस वजह से आगे चल के पाकिस्तानी एयरफोर्स में मेन फाइटर का रोल J-10C और JF-17 निभाने की उम्मीद किया जा रहा है। आज की अगली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के नए सर्वेलेंस इनिशिएटिव को लेकर है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी कि सीडो सैटेलाइट को एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया है। ये सोलर पावर सैटेलाइट होने वाले जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पर ऑपरेट करने वाले हैं, जहां से ये लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस, ISR मिशन और डाटा रिले कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज लो कॉस्ट पर सैटेलाइट जैसे फंक्शन को प्रोवाइड करना होने वाला है और इन प्लेटफॉर्म का कंटिन्यूस लॉटरिंग कैपेबिलिटी उन्हें बॉर्डर मॉनिटरिंग और डिजास्टर रिस्पॉन्स जैसे मिशन के लिए एक आइडियल चॉइस बनाने वाला है। इनका हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल इन्हें कमर्शियल एयर ट्रैफिक से काफी ऊपर रखने वाला है और खराब वेदर कंडीशन से काफी ऊपर रखने वाला है, जिस वजह से बिना कोई रुकावट के इनको दिन में 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स का स्टेप 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक के बाद आया, जहां पर भारत की तरफ से अपने एरियल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जा रहा है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी रिसेंट डिफेंस स्पेस सिंपोजियम के दौरान एक स्पेस कल्चर को डेवलप करने का कॉल दिया था, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इस इनिशिएटिव के साथ लग रहा है। ये RFI जनवरी 2024 में इशू कर दिया गया था और अभी ये टेंडर प्रोक्योरमेंट स्टेज तक पहुंच चुका है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर किया कि हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट या तो फुली इंडिजिनस सिस्टम होना चाहिए या फिर उनमें सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए। DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम अभी इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, जबकि DRDO के मल्टीपल लैब की तरफ से इसके लिए सब सिस्टम को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।